पहले हमने सिंपल क्लास बनाई थी, एक रीड और राइट का सिंपल प्रोग्राम था। हमने नेम, एज और सैलरी इनपुट वगैरह कराए थे। तो यूजिंग नेम स्पेस std हैश इंक्लूड iostream क्लास बनाते। तो हमने क्लास बनाई थी कॉल्ड एम्प्लॉय। स्ट्रक्चर की तरह क्लास कीवर्ड है, इसलिए स्मॉल लेटर में टाइप किया। आई डिफाइन कैरेक्टर टाइप नेम हमने दिया था, उसके अंदर वी हैव इंटीजर टाइप एज एंड अ फ्लोट टाइप व्हाट सैलरी डिफाइन की। हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, मतलब ये डिफॉल्ट क्या जा रहा है, प्राइवेट जा रहा है। अब कुछ फंक्शंस बनाने हैं, तो इसलिए मैंने उनके आगे क्या लिखा, पब्लिक कॉलम, मतलब अब जो बनेगा सब पब्लिक होगा। जैसे हमने बनाया वॉइड रीड एक फंक्शन, रिटर्न टाइप नहीं है क्योंकि ये कीबोर्ड से डेटा रीड करेगा और इंस्टेंस वेरिएबल्स में वैल्यू क्या है, असाइन कर देगा। तो सीन नेम, एज एंड व्हाट सैलरी। तो ये कीबोर्ड से डेटा रीड करेगा और हमारे इन तीन वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर देगा। और ऐसे हमने क्या बनाया, वॉइड डिस्प्ले एक फंक्शन क्लास के अंदर जो इन तीनों को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। नेम, एज एंड व्हाट सैलरी। हमारी क्लास यहाँ खत्म होती है, हमने टर्मिनेट कर दिया। अब इसको यूज करने के लिए स्ट्रक्चर की तरह हम इसका क्या बनाएंगे, मेंबर बनाएंगे, जिससे टेक्निकली हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट। वो तीन तरीके बनाने के बिल्कुल सेम रहेंगे, विसे EMP1, ठीक है ना, पहला तरीका एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन ऑफ क्लास। और एल्स वी कैन राइट क्लास, देन वी हैव अ एम्प्लॉय एंड देन वी हैव EMP1, एक ऑब्जेक्ट बन गया। और एल्स शॉर्ट फॉर्मेट क्लास, सॉरी एम्प्लॉय ने क्लास नेम एंड व्हाट ऑब्जेक्ट नेम, एक ऑब्जेक्ट बन गया। Now EMP1 एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसे अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स की कॉपी मिल जाएगी, मतलब क्या मिल जाएगा, नेम, एज और सैलरी की कॉपी मिल जाएगी। हालांकि नेम, एज, सैलरी मैंने प्राइवेट डिक्लाइन किए हुए हैं, इसका मतलब इन्हें वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा। सो आई विल राइट EMP1.name। अगर मैं इसे रीड करने जा रहा हूं, स्क्रीन आ रही है ना, यस सर। सो अगर मैं इसे रीड कर रहा हूँ, कुछ भी प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा प्राइवेट वेरिएबल है, तो मैं इसे चेक करता हूँ, ये हमारा प्राइवेट वेरिएबल है। सो कैर एम्प्लॉय नेम इज डिफाइंड एज व्हाट, प्राइवेट, जिसका आप यूज यहाँ पर कर रहे हो। तो मैं इसे यहाँ पर यूज नहीं करूंगा, मुझे प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए फंक्शंस दिए गए, मैं उन्हीं का यूज करूंगा। EMP.read एम्प्लॉय के तीनों वेरिएबल्स को एक साथ रीड करेगा, और EMP.display ये तीनों वेरिएबल्स को एक साथ क्या है, प्रिंट करेगा। सो नाउ आई कैन से कि ये प्रोग्राम तीन वेरिएबल्स रीड करेगा और प्रिंट करेगा। हमने पब्लिक फंक्शन कॉल किया, इसलिए में कोई इशू नहीं आया। प्राइवेट वेरिएबल्स के केस में हमारे पास एरर आई थी। नाउ इज आस्किंग विद द नेम, एज एंड सैलरी, और उन्हीं को इसने क्या करना, प्रिंट करना। वेरिएबल्स प्राइवेट, ठीक है ना। अब एक फंक्शन बनाओ सारे वेरिएबल्स रीड करने के लिए, या आप चाहो तो अलग अलग बना सकते हो, लाइक वॉइड गेट नेम, या आई विल से लेट अस से रीड नेम। तो ये फंक्शन सिर्फ क्या करेगा, नेम का डेटा रीड करेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है मुझे नेम ही अभी इनपुट करवानी, तो फर्क मेरे लिए सिर्फ इतना आ गया कि यहाँ मैं किस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। रीड को कॉल कर रहा हूँ, मतलब तीनों वेरिएबल्स रीड हो रहे हैं। रीड नेम को कॉल कर रहा हूँ, तो सिर्फ नेम रीड हो रहा है, ठीक है ना। ये सिंपल प्रोग्राम था, क्लासेस की तरह, स्ट्रक्चर की तरह। फर्क सिर्फ इतना है, हमने क्लास के अंदर पब्लिक की और प्राइवेट कीवर्ड यूज किए और कुछ फंक्शन भी बना दिए। आप प्राइवेट लिखना चाहो, बाय डिफॉल्ट आप लिख भी सकते हो प्राइवेट कॉलम, मतलब ना भी लिखे तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट भी है, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्राइवेट कॉलन, मतलब इसके बाद जो बनेगा प्राइवेट है। पब्लिक कॉलन, अब इसके बाद जो बनेगा वो पब्लिक है। फिर से कभी प्राइवेट चाहिए हो तो फिर से लिख देना प्राइवेट कॉलन, कि इसके बाद जो बनेगा वो प्राइवेट आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड्स ने क्या डिफाइन किया था कि क्लास के अंदर फंक्शंस डिफाइन मत करो, बाहर बना। मतलब अगर यही प्रोग्राम हम ले रहे हैं तो एग्जैक्टली मैं इसी प्रोग्राम को किस तरह से लूंगा,
कि क्लास के अंदर मैं फंक्शंस डिफाइन नहीं करूंगा, ये जो मैंने यहाँ पर बना डिफाइन नहीं कर रहा, कट कर दिए। इन फंक्शंस को मैं बाहर बनाऊंगा, बट अंदर सिर्फ डिक्लेयर करूंगा कि void read name एक फंक्शन बनाएंगे, void read एक बनेगा, void display एक फंक्शन बनेगा। और ऐसे फंक्शंस हम क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे। उसके लिए सेम आना डेफिनेशन, सिर्फ पहले क्या लिखना है, क्लास का नाम एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो ये मुझे अपने तीनों फंक्शन से पहले लिखना है, सो दैट कि मैं ये कह सकूं कि डिस्प्ले फंक्शन का स्कोप क्या है, एम्प्लॉय है। क्योंकि अगर मैं डिस्प्ले फंक्शन ऐसे लिखता हूं तो फिर वो एक नॉर्मल फंक्शन माना जाएगा, और नॉर्मल फंक्शन में आपने 3 वेरिएबल यूज कर रखे हैं, नेम, एज और सैलरी, ये डिफाइन नहीं। इसलिए मैंने डिफाइन कर दिया डिस्प्ले फंक्शन क्लास के बाहर बन रहा है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट अ क्लास है। तो क्लास के थ्रू ही ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस होगा, मतलब तरीका यूज करने का यही है। सिर्फ फर्क हमने क्या किया, क्लास के अंदर फंक्शन डिक्लेयर किए, क्लास के बाहर उन फंक्शंस को क्या है, डिफाइन किया। तो प्रोग्राम के आउटपुट में भी कोई फर्क नहीं, आउटपुट सेम है। स्टैंडर्ड सिर्फ ये था कि क्लास के अंदर फंक्शंस की डिक्लेरेशन, बाहर उन फंक्शन को क्या करो, डिफाइन करो। तो जैसे हमने अपने उस एग्जांपल में तो क्या बनाया था, एडिशन का प्रोग्राम। क्लास कॉल्ड एडिशन, इंटीजर टाइप a b and what c, पब्लिकली void read डिक्लेयर किया, void add डिक्लेयर किया या sum डिक्लेयर किया, और void display डिक्लेयर किया। क्लास के बाहर void addition scope read, इस फंक्शन को हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया, scene a and what b, then void addition scope, इसे sum, सीक्वेंस मैटर नहीं करता फंक्शन का, c इक्वल्स टू a प्लस b, कॉलिंग मैटर करती है कि किस सीक्वेंस में आप उन्हें कॉल कर रहे हो। सो void addition scope display, यहाँ हम सी आउट सी कर रहे हैं। मेन में हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बना के इन फंक्शंस को कॉल ही करना है। एडिशन क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया x ने कॉल किया पहले रीड को, x कॉल करेगा फिर सम को, और x कॉल करेगा किसे, डिस्प्ले को। तो x रीड 2 नंबर रीड करेगा, सम डिस्प्ले करेगा, सम एडिशन करेगा और डिस्प्ले रिजल्ट को प्रिंट करेगा। अब वो आपके ऊपर है, जैसे इसको चलाते हैं पहले, पहले 2 नंबर ही हमें डालना है, 2 नंबर का एडिशन है सिंपल। ठीक है ना। अब देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सम के बाद हमने डिस्प्ले कॉल किया, आप ये भी कर सकते हो कि सम अपने अंदर अपनी क्लास का एक दूसरा फंक्शन डायरेक्टली क्या करे, कॉल करे। तो सम भी करेगा, अपने आप क्या कर देगा, डिस्प्ले भी कॉल कर लेगा, उसी क्लास का है, खुद ही अपने आप को फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो डायरेक्टली कॉल कर ही सकता है। तो अब मुझे सम ही कॉल करना है, डिस्प्ले कॉल ही नहीं करना। सम मेरा अपने आप एडिशन भी करेगा और खुद डिस्प्ले को कॉल कर लेगा, यानी अपने आप क्या हो गया, प्रिंट भी हो गया। आउटपुट सेम है, वो तो सिर्फ ये होगा कि मैं यूजर को कह रहा हूँ कि आपको डिस्प्ले कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप सम को कॉल कर लेना, एडिशन और डिस्प्ले दोनों अपने आप ही हो जाए। देखो नेक्स्ट इसी में हमारा है, अभी जो हमने पढ़ा, हमने बनाया एक फंक्शन सम, ये हमने बनाया था अभी फंक्शन सम, कोई आर्गुमेंट्स नहीं ले रहा, नो आर्गुमेंट्स, ठीक है, कोई आर्गुमेंट्स नहीं है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है। और क्योंकि कर क्या रहा था, सम के पास 3 वेरिएबल्स हैं, वो 2 का डेटा उठा के तीसरे में डाल रहा है, अपने ही 2 का डेटा अपने ही थर्ड में डाल रहा है, और डिस्प्ले अपने ही थर्ड को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। लेकिन अब हम करने जा रहे हैं, पहला तो फंक्शन विद ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट, मतलब फंक्शन के आर्गुमेंट पैरामीटर में हम क्या देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे।
यहाँ पर हमने वही वाला प्रोग्राम ले रहे हैं, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले स्ट्रक्चर के केस में प्रोग्राम किया था, जहां हमने कहा था C1, C2, C3 हम तीन ऑब्जेक्ट्स लेंगे और C3 का डेटा हम C1 में डालें, C1 और C2 को ऐड करके कहाँ डालेंगे, C3 में डालें, ठीक है ना। हमने पहले केस में भी क्या लिया था, एक क्लास स्ट्रक्चर बनाया था, उसकी जगह पर अब हम क्या बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे, क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स नंबर के पास दो वेरिएबल्स है, रियल एंड व्हाट, इमेजिनरी। तो यूजिंग नेम स्पेस पहले तो नाउ वी हैव अ क्लास कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्लास के पास इंटीजर टाइप, रियल एंड व्हाट, इमेजिनरी, ये दो वेरिएबल्स, ये तो हो गया दो वेरिएबल्स। अब हम इन दो वेरिएबल्स को रीड और राइट का एक लॉजिक लिख लेते हैं कि भाई जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो इनका डेटा रीड भी करेगा और प्रिंट भी करेगा। तो दो ऑपरेशन तो हमारे पास होंगे ना, वॉइड रीड जिसके थ्रू हम अपने रियल एंड इमेजिनरी डेटा को रीड कर रहे हैं, वॉइड डिस्प्ले जिसके थ्रू हम अपने इन्हीं दो वेरिएबल्स को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब बाकी क्या बनना है वो भी डिफाइन करते हैं, और स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हम इन वेरिएबल्स को क्लास के अंदर सिर्फ डिक्लेयर करेंगे, क्लास के बाहर इन फंक्शंस को क्या है, डिफाइन करेंगे। सो मैं इन फंक्शंस को क्लास के बाहर डिफाइन करूंगा, सिर्फ एडिशनली मुझे क्या डालना होगा, कॉम्प्लेक्स स्कोप एंड कॉम्प्लेक्स स्कोप, ठीक है। अब एडिशन का लॉजिक क्या है, पहले वो मेन में लिख लेते हैं ताकि हमें पता हो जाएगा हमें क्लास में क्या क्या चाहिए। हमने कहा तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, मतलब हमारे केस में तो क्या हो गया, तीन ऑब्जेक्ट्स बनाओगे आप, C1, C2 एंड व्हाट, C3, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में डेटा डालने के लिए आपने रीड फंक्शन कॉल कर लिया, तो C1 डॉट रीड, तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी क्या है, इनपुट हो। ऐसे ही C2 डॉट रीड, ये दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के भी वेरिएबल्स रीड और रीड हो गए, तो दोनों दो नंबर्स हमारे पास आ गए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बन गए। अब हमें तीसरे में डाल, अगर हम पहले वाला लॉजिक लगाते तो वही लिखते शायद C3, सर बीच में आपकी आवाज चली गई थी। हाँ एक मिनट। सो अगर अब यहाँ पर हम एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉजिक लगाते और वही पहले वाले लगाते जो हमने उस स्ट्रक्चर के केस में लगाया था, तो हम यही लिखते ना, C3 के रियल में हमें क्या चाहिए, C3 के रियल में चाहिए C1 का रियल प्लस C2 का रियल, हमें आउटपुट तो यही चाहिए, ठीक है ना। एंड C3 के इमेजिनरी में C1 डॉट इमेजिनरी प्लस C2 डॉट व्हाट, इमेजिनरी, यही चाहिए ना हमें, तो कि दोनों के रियल तीसरे के रियल में और दोनों के इमेजिनरी तीसरे के इमेजिनरी। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये स्टेटमेंट हम यहाँ लिख नहीं सकते, बिकॉज राइटिंग C3 डॉट रियल इन मेन, मतलब आप C3 के थ्रू रियल को एक्सेस कर रहे हो, जबकि रियल क्लास के अंदर क्या डिफाइन है, प्राइवेट है, सिक्योरिटी के लिए हमने प्राइवेट रखा हुआ। तो अगर वो प्राइवेट है तो प्राइवेट ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबल नहीं होता, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट काम नहीं करेंगी, बिकॉज द वेरिएबल्स आर डिफाइंड एज व्हाट, प्राइवेट है। इसका मतलब हम ऐड करने के लिए क्या करेंगे, क्लास के अंदर ही कोई फंक्शन बनाएंगे, बाहर तो बन नहीं सकता क्योंकि मुझे प्राइवेट वेरिएबल्स का यूज करना। इसीलिए मैं क्लास के अंदर अज्यूम कर रहा हूं एक फंक्शन बनाऊंगा कॉल्ड सम। भाई ये सम फंक्शन दो आर्गुमेंट्स लेगा, उनका एडिशन करेगा। अब क्योंकि सम फंक्शन क्लास के अंदर होगा तो वो क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल होगा, तो C3 ने कॉल कर लिया सम को, आर्गुमेंट्स में क्या भेज दिया, C1 और C2 भेज दिया। जैसे हमने दो नंबर्स ऐड करने थे तो हमने A और B फंक्शन के आर्गुमेंट्स को भेज दिए कि इन A और B दो नंबर्स को ऐड करो और जो एडिशन बने हमें रिटर्न करो। यहाँ हमने रिटर्न नहीं किया, हमने कहा सम फंक्शन को दो आर्गुमेंट भेजे कि आपको ऐड करना है, किसे, C1 और C2 को, और रिजल्ट किस में डालना है, कॉलर में डाल देना। कॉल किसने किया है, C3 ने किया, तो रिजल्ट अपने आप किस में चला जाए, हम मानना चाहते हैं कि C3 में चला जाए।
तो हम अभी क्लास के अंदर ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो दो आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करे और रिजल्ट उनका कहाँ डाल दे, कॉलर में डाल दे, ताकि इस स्टेटमेंट के बाद मैं C3 को डिस्प्ले कराऊं तो मेरा एडिशन मतलब रिजल्ट प्रिंट आना चाहिए। डिस्प्ले ने तो क्या करना है, रियल इमेजिनरी प्रिंट करना है। इस स्टेटमेंट से C3 के रियल में आ चुका होगा C1 और C2 का एडिशन जो हम चाहते हैं, और डिस्प्ले कॉल कर लेगा। अब इस पूरे प्रोग्राम को अगर देखा जाए तो हमने प्रोग्राम में क्या क्या यूज किया फ्रॉम द बिगनिंग। मेन के अंदर सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए। सो पहली चीज हमें देखनी है, क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्लास है डिफाइंड, है डिफाइंड, हमने बना दी। और कॉम्प्लेक्स क्लास के जो 2 वेरिएबल चाहिए थे, रियल और इमेजिनरी, वो भी बना दिए। फिर यहाँ पर C1 कॉल कर रहा है रीड को और C2 भी कॉल कर रहा है रीड को। इसका मतलब ये चाहते हैं कि ये अपने कॉलर में वैल्यूज डाल दे। तो सीन क्या किया, रियल और इमेजिनरी, और ये रियल इमेजिनरी अपने आप किसके होंगे, कॉलर के होंगे। फर्स्ट टाइम C1 के होंगे, नेक्स्ट टाइम अपने आप किसके होंगे, C2 के होंगे। अब हम चाहते हैं बने एक सम फंक्शन, बट उससे पहले डिस्प्ले देख लें। C3 डॉट डिस्प्ले वो भी हमने बना दिया, जो रियल इमेजिनरी को क्या प्रिंट कर देगा। अगेन ये प्रिंट किसके रियल इमेजिनरी करेगा, कॉलर के। कॉलर कौन है, C3 है, उसके प्रिंट कर देगा। अब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, अ फंक्शन कॉल्ड सम, बिल्कुल पहले की तरह, जैसे रीड है, रीड की तरह ही हो गया ना। फंक्शन का नाम सम है, रिटर्न टाइप है इस फंक्शन का, कोई रिटर्न टाइप है फंक्शन का। अगर रिटर्न टाइप होता है तो जैसे आपने पढ़ा strlen, उस फंक्शन का एक रिटर्न टाइप था। उस समय क्या हुआ इंपॉर्टेंट, जब भी हमने उस फंक्शन को कॉल किया, हमने इक्वल टू से उसे कहीं पे क्या किया था, स्टोर करवाया था। तो ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा, हम उसे अपने पास कहीं स्टोर करवा, ठीक है ना। strcpy उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं था, क्योंकि वो कुछ रिटर्न ही नहीं करता, इसीलिए हमने कॉल करते हुए उसे कहीं स्टोर नहीं करवाया था, क्योंकि वो अपने आर्ग्यूमेंट पे काम करता है। अब इस समय जब मैंने यहां पर कॉल किया इस तरह से C3.sum, तो दिख रहा है कि मैंने इस फंक्शन को कहीं स्टोर नहीं करवाया, कुछ इस तरह से मैंने नहीं करवाया। इसका मतलब कुछ रिटर्न नहीं करता होगा, क्योंकि इस फंक्शन का तो काम ही क्या है, दो जो आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यूज रिसीव किए हैं इसने, उन्हीं को ऐड करेगा और कॉलर में डाल देगा। अब देखो C1.read में कॉलर में रिजल्ट डालने के लिए रिटर्न थोड़ा ना करना पड़ा उसे, कॉलर तो वो डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है, तो अपने आप ही कॉलर में वैल्यू जा रही है। यहां पर भी क्योंकि अपने आप ही कॉलर में ही वैल्यूज डालनी है, तो रिटर्न की जरूरत नहीं है। इसीलिए मेरे पास क्या आ गया, वॉइड आ गया। ध्यान रखना है, कभी किसी फंक्शन को कॉल करते हुए अगर कहीं स्टोर किया जा रहा है, मतलब इसका रिटर्न टाइप होगा। अगर आप नहीं कर रहे, मतलब इस फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है ना। अब वॉइड सम क्या रिसीव करेगा, C1, C2। इसको कंपेयर करो जो हमने पहले प्रोग्राम बनाया था, C = sum a, b, सिंपल 2 नंबर्स को ऐड करने का फंक्शन। हमने सम फंक्शन को 2 आर्गुमेंट दिए थे, a और b, और इसका रिटर्न टाइप भी था। इस केस में रिटर्न टाइप तो नहीं है, बट 2 आर्गुमेंट तो है ना, a और b की जगह पर कौन है, C1 और C2 है। तो हमने सम फंक्शन में क्या किया था, दोनों आर्गुमेंट्स रिसीव किए थे कि हमारे पास a और b आ रहा है, रिसीव करो। हमने क्या बनाया था, सम इंटीजर टाइप x एंड इंटीजर टाइप y, कि इन a और b को हम अपने पास इंटीजर x और y में क्या है, रिसीव करते हैं। अगर इनका टाइप इंटीजर होता है तो हम इंटीजर में रिसीव करते हैं, अगर टाइप फ्लोट होता है तो फ्लोट में रिसीव करते हैं। फिलहाल इनका टाइप क्या है, C1 का टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स है। हमने यही तो लिखा, कॉम्प्लेक्स टाइप का क्या बनाओ, C1 बनाओ, कॉम्प्लेक्स टाइप का C2 बनाओ, कॉम्प्लेक्स टाइप का क्या बनाओ, C3 बनाओ। क्योंकि जो हमने क्लास बनाई है दैट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, यूजर डिफाइन क्या था, डेटा टाइप का। तो हम इस C1 का डेटा टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स है। C2 का डेटा टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो इंस्टेड ऑफ int वी शुड राइट कॉम्प्लेक्स टाइप x एंड कॉम्प्लेक्स टाइप व्हाट, y। क्लियर हुआ पॉइंट। कि सम a और b में हमने माना था a और b का टाइप इंटीजर है, मतलब हम 2 इंटीजर टाइप आर्गुमेंट भेज रहे थे, इसलिए हमने उसे इंटीजर टाइप वेरिएबल में स्टोर करवाया था, int x एंड व्हाट, int y। बट यहां पर जो आप आर्गुमेंट भेज रहे हो दैट इज C1 एंड व्हाट, C2,
और C1 का टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो फिर आप इसे रिसीव भी किस में करोगे, कॉम्प्लेक्स टाइप के क्या बनाओगे, x, एंड कॉम्प्लेक्स टाइप के क्या बनाओगे, y, कि C1 रिसीव होगा x में और C2 रिसीव होगा किस में, y में। और अब हमें इसमें करना क्या था, एडिशन ही करनी थी। अब इस फंक्शन के अंदर अगर मैं सिंपल रियल लिखता हूं तो ये किसका होगा, C1 का, C2 का या फिर C3 का। सम फंक्शन के अंदर मैं रियल वर्ड लिख रहा हूं, मतलब रियल वेरिएबल का यूज कर रहा हूं, तो ये रियल वेरिएबल किसका है, C1, C2 या C3, C1 का, C2 का या फिर C3 का। आवाज आ रही है ना, सर C1 और C2 दोनों का तो हो ही नहीं सकता। देखो मैं बताता हूँ, आपने देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि रीड फंक्शन में जब हम वेरिएबल्स रीड कर रहे हैं तो ये रियल इमेजिनरी, यहाँ पर भी हमने रियल और IMG लिखा, नहीं बताया C1 के हैं या C2 के हैं, तो ये किसके होते हैं, कॉलर के, ठीक है ना भाई। कॉल पहली बारी C1 ने की है, उस समय ये रियल इमेजिनरी C1 के होंगे। कॉल इस समय C2 ने की है तो उस समय C2 के होंगे। तो इस समय सम को किसने कॉल किया है, सम फंक्शन को कौन कॉल कर रहा है, C3। इसका मतलब ये रियल किसके होंगे, C3 के होंगे। अगर कुछ मेंशन नहीं है और आप इंस्टेंस वेरिएबल का यूज कर रहे हो तो ये इंस्टेंस वेरिएबल किसके हैं, कॉलर के हैं, यानी ये किस इस समय ये किसके हैं, C3 के हैं। क्लियर है ना, यस सर। तो कॉल करने वाला C3 है। वैसे भी इस एग्जांपल में अगर देखा जाए तो C1 और C2 को तो हमने रिसीव किस में किया है, X और Y में किया है, C3 में। इसका मतलब X और Y में C1 C2 आया, तो बचा हुआ कॉलर हमारे पास कौन है, C3 है। तो यहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, C3 के रियल में आएगा X का रियल प्लस Y का रियल, से प्लस Y का रियल, और इमेजिनरी इक्वल्स टू X डॉट इमेजिनरी प्लस Y डॉट व्हाट इमेजिनरी। क्लियर हुआ, यस सर। सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई। सॉरी यार मैं भूल गया। क्लियर हुआ, अब यहाँ पे स्क्रीन आ गई। यस सर। तो इस समय ये जो रियल और IMG मैंने लिखे हैं सम फंक्शन के अंदर, तो एग्जैक्टली वो रियल और इमेजिनरी ये वाला रियल किसका होगा, कॉलर का होगा। और कॉल किसने किया है, C3 ने किया है, C3 ने सम फंक्शन को कॉल किया है, तो इसका मतलब ये रियल इमेजिनरी किसके हो गए, C3 के हो गए, क्योंकि C1 और C2 को तो वैसे भी हमने आर्ग्यूमेंट्स X और Y में रिसीव किए। तो X में क्या पड़ा है, C1 पड़ा है, Y में क्या पड़ा है, C2 पड़ा है, और बिना X और Y के आप वेरिएबल्स जब यूज करोगे तो वो किसके हैं, कॉलर के। तो हमने इस स्टेटमेंट में क्या लिखा, कॉलर के रियल में क्या आ जाए, पहले आर्गुमेंट का रियल प्लस दूसरे आर्गुमेंट का रियल। कॉलर के इमेजिनरी में क्या आ गया, पहले आर्गुमेंट का इमेजिनरी प्लस दूसरे आर्गुमेंट्स का इमेजिनरी। कॉलर कौन है इस समय, C3 है। हो सकता है आगे जाके मैं ये स्टेटमेंट राइट कर दूं, C2 डॉट सम ब्रैकेट में C1 C3। इस समय क्या होगा, C1 और C3 का एडिशन किस में जाएगा, C2 में जाएगा, क्योंकि कॉलर कौन है, C2 है इस समय। यस सर। ठीक है ना। तो हमने जो प्रोग्राम बनाया, फंक्शन बनाया, उसमें यही लिखा है कि दो आर्ग्यूमेंट्स का एडिशन कॉलर में जाएगा। अब कॉल कैसे करते हो ये आपके ऊपर है। C3 डॉट सम C1 C2 में C1 और C2 का एडिशन कहाँ जाएगा, C3 में, एंड C2 डॉट सम C1 C3 में C1 और C3 का एडिशन कहाँ जाएगा, C2 में जाएगा। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि हमने कॉलर में रिजल्ट डाला। तो ये हो गया हमारा फंक्शन जिसके आर्ग्यूमेंट में क्या थे, ऑब्जेक्ट्स थे। सिर्फ फर्क कहाँ पर है, नॉर्मल डेटा टाइप की जगह पर हमने क्या लिए, ऑब्जेक्ट्स लिए। पहले सम फंक्शन होता तो इंटीजर A और B थे, अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टाइप का C1, कॉम्प्लेक्स टाइप का क्या है, C2।
अब ये फंक्शन क्लास के अंदर डिक्लेयर भी करना है हमें, सो मैं अंदर डिक्लेयर करूंगा void sum कॉम्प्लेक्स कॉमा कॉम्प्लेक्स, डिक्लेरेशन देनी है सिर्फ मुझे, ठीक है ना। नाउ दिस इज एडिशन ऑफ टू हाँ जी, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आउटपुट सिंपल, दो नंबर ये 2 और 3 एंड 4 एंड व्हाट 5, द रिजल्ट इज 6 एंड व्हाट 8। रियल से ऐड, इमेजिनरी से ऐड।